हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में दी स्टेम। यानी हम स्टेम को कंप्लीट डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, राइट। अब स्टेम को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। फर्स्ट इज द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स को हमने डिस्कस किया था, विच आर द मेनली कलर, साइज एंड शेप, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया रूट के स्ट्रक्चर्स के बारे में। रूट की मॉर्फोलॉजी को हमने डिस्कस किया कि रूट एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, रूट्स के टाइप्स क्या क्या हैं, रूट्स के टैप रूट है, फाइब्रस है, एडवेंटेशियस है, एंड द किन किन एक रूट में क्या क्या टाइप्स पड़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, राइट। अब प्राइमरी का क्या रोल है, सेकेंडरी का क्या रोल है और टर्सरी का क्या रोल है, हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम। क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं? हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टेम को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको अगर याद होगा, हमने जो लास्ट मैंने एक फ्लावर का यहां डायग्राम बनाया था, उसमें एक इस तरह का स्ट्रक्चर आपको डेवलप किया था। ये रूट को शो कर रहा था, रूट सिस्टम जिसे हमने बोला था। सिर्फ रूट वर्ड लिख रहा हूं यहां पर। और जो ये पार्ट है यहां पर हमने इसको क्या बोला था, शूट सिस्टम में इसको काउंट किया था। और जो ये मिडल पार्ट है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द स्टेम। क्या है ये? स्टेम है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट या फिर रेस्ट ऑफ द अदर प्लांट्स में जो सेंटर में जो एक मोटी लकड़ी होती है, दैट इज द स्टेम, तना जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, राइट। अब स्टेम का क्या यूज है फ्लावरिंग प्लांट्स में या फिर स्पेसिफिक अनदर प्लांट्स में, बट यहां पर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज दैट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम फ्लावर्स का ही मेन हम फोकस करके चलेंगे। स्टेम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है होल्ड करना। किस किस चीज को होल्ड करना? पहला ब्रांचेस को, दूसरा बर्ड्स, थर्ड है जो हमारे पास लीफ, फोर्थ फ्लावर्स, फिफ्थ फ्रूट्स, राइट। सॉरी, किन किन चीजों को होल्ड करता है स्टेम? ब्रांचेस को, बर्ड्स को, लीफ को, फ्लावर को और फ्रूट्स को। इन सबको होल्ड करना ही स्टेम का मेन फंक्शन है। इसके अलावा दो फंक्शन और हैं, आइए सीखते हैं कौन कौन से हैं वह दो फंक्शन। ये पहला था, राइट। दूसरा फंक्शन है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स सप्लाई, आप लिख सकते हैं। न्यूट्रिएंट सप्लाई वर्ड मैंने यहां पर लिखा। न्यूट्रिएंट सप्लाई क्यों लिखा है स्पेसिफिकली? उसका रीजन है, न्यूट्रिएंट का मतलब है यहां पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर न्यूट्रिएंट्स जो वाटर से एब्जॉर्ब करती हैं, हमारी रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और वो ट्रांसफर किसको कर देती हैं? फर्दर स्टेम पार्ट को, इस पार्ट को वो ट्रांसफर कर देती हैं।
With the help of the vascular tissue, it is a xylem and phloem. With the help of the vascular tissue, stem supply all the nutrients to the another part of the tree and mainly to the leaves or the buds. When the meiosis process is occur, then development of the fruit will be happen, right? And after that, the third one is of the significance of the stem. जो तीसरा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है स्टेम का, वो क्या है? देखिए, सबसे पहला हमने होल्ड किया था, होल्ड में ब्रांचेस को, बर्ड्स को, लीव्स को, फ्लावर को, फ्रूट्स को, न्यूट्रिएंट सप्लाई हमने स्टडी किया कि न्यूट्रिएंट्स विद द हेल्प ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू, इट्स द जाइलम एंड फ्लोएम, वो सप्लाई करता है किसको? फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, बर्ड्स को एंड द रेस्ट ऑफ द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट? जो भी ट्री की जो बॉडी है उनको ये सप्लाई करता है। और थर्ड हमारा जो है दैट इज द, अब यहां पर एक वर्ड मैंने यूज किया फूड, न्यूट्रिएंट कह लो, अब यहां पर स्पेसिफिक मैंने फूड पार्ट एक अलग से यूज किया, या फिर वाटर, फूड और वाटर, यहां पे दो स्लैश डाल के मैंने एक वाटर भी लिखा है। वाटर इसलिए कि मेनी टाइम्स स्टेम काम करता है एज एन स्टोरेज, एज एन स्टोर वर्क करता है। वैसे मैं स्टोरेज वर्ड लिख रहा हूं, स्टोरेज ऑफ किसकी स्टोरेज करता है वो। अब यहां पर एक वर्ड लिखा है फूड, दूसरा लिखा है वाटर। वाटर से तो डायरेक्टली आपको पता चल जाना चाहिए कि ये वाटर क्या है, डायरेक्टली जो अर्थ से वाटर सक किया गया है संकन रूट्स के थ्रू, जो यहां पर स्टोर हो गया है। इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन ये है कि जब प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, जब यहां फोकस कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, जब पानी की कमी होगी, किसी भी पार्ट में जब रिक्वायरमेंट होगी, बट वो जो वाटर है वो साइडों में यानी जो रूट्स में है वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। जब पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है तब स्टेम से वो वाटर ट्रांसफर किया जाएगा विद द वैस्कुलर टिश्यू, उनके न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर किया जाएगा। कहां से लेकर? स्टेम से लेकर ट्रांसफर किया जाएगा रेस्ट ऑफ द पार्ट, जहां पर भी रिक्वायरमेंट हो न्यूट्रिएंट्स की, जहां पर रिक्वायरमेंट है वाटर की फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आई रिपीट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जहां पर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जहां पर भी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, बट वो वाटर की रिक्वायरमेंट थ्रू द रूट्स कंप्लीट फुलफिल नहीं हो रही है, और जो ये स्टोरेज वाटर होगा, जो स्टेम में एज एन स्टोरेज ये काम करता है, तो उस स्टोरेज से यानी उस स्टोर रूम से, एक स्टोर रूम है, जैसे एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं। देखिए, एक सिंपली हमारी लाइफ के एग्जांपल से आपको बता रहा हूं। आज का टाइम कंप्लीट लॉकडाउन का टाइम है, कोई जॉब पर रेयरली जा पा रहा है और कोई पार्शली वर्क कर रहा है, लेकिन उनके जो खर्चे हैं ह्यूमन बींग्स के वो तो कम नहीं हो रहे हैं, वो तो रेगुलर चल रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं कि अपनी सेविंग जो अमाउंट है, जो उनके बैंक बैलेंस या कहीं पर भी सेविंग किसी भी तरह, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो फूड की फॉर्म में हो, चाहे वो मनी की फॉर्म में हो, या रेस्ट ऑफ अनदर किसी भी फॉर्म में हो, तो वो उसको यूज करते हैं। सिमिलरली प्लांट्स के केस में क्या है कि ये जो वाटर है स्टेम में स्टोर हो जाता है, राइट? जब रूट्स में लॉकडाउन लग गया, मतलब कि वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, प्रॉपरली वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वाटर का इस्तेमाल वो करते हैं अपनी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, ताकि वो सरवाइव कर सके प्लांट्स, राइट? यहां तक क्लियर है आप सभी को? आइए आगे बढ़ते हैं।
स्टेम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टेम सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि इनके सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या इस्तेमाल करता, किस लिए इस्तेमाल होता है स्टेम का, और फर्दर क्या क्या प्रोसेस होती है, राइट। अब स्टेम का कलर क्या होता है? मॉर्फोलॉजी है तो कलर तो पता होना चाहिए। किसी भी स्टेम में, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहा हूं, इनिशियली स्टेम का कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल ग्रीन होता है। ये मोस्टली ग्रीन ही होता है स्टेम का कलर, बट ये प्री मैच्योर स्टेम मैं कह सकता हूं। क्या है ये? प्री मैच्योर स्टेम। उसके बाद कलर क्या हो जाता है? ब्राउन, या फिर डार्क ग्रे, और वुडी स्टेम जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद कलर किस तरह का हो जाता है? यानी आफ्टर मैच्योरेशन। आफ्टर मैच्योरेशन कलर किस तरह का हो जाएगा? ब्राउन, डार्क ग्रे, या फिर वुडी स्टेम। अब मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा। देखिए, हम एक गवावा का एग्जांपल ले लेते हैं, अमरूद के पेड़ का एग्जांपल ले लेते हैं। जब अमरूद का पेड़ किसी ने, अगर आपने देखा हो, जब हम इनिशियली हम उसको लगाते हैं तो उसकी स्टेम अपर लिटिल ब्राउनिश और ग्रीनिश कलर की होती है, राइट। जो उसका एपिकल पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वो हल्का ग्रीनिश होता है और यहां से लाइट ब्राउन और ग्रीन कलर का होता है, राइट। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है तो उसकी जो स्टेम है, जो इंटरनल पार्ट है, जो हैवी लकड़ी बन जाती है, वो उसे क्या कहते हैं? हम वुडी स्टेम करते हैं, वुडी स्टेम हम कहते हैं। और वो वुडी स्टेम किस कलर की होती है? लकड़ी नॉर्मली किस कलर की होती है? दैट विल बी द ब्राउनिश कलर। हालांकि व्हाइट कलर में भी आती है कहीं लकड़ियां, वो अलग अलग पिगमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, उनके जीन्स के ऊपर। वो हम बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे, वो जीनोम्स में हम ब्रीफली हम उसको अच्छे से बताऊंगा मैं। या फिर डार्क ग्रे कलर का, कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें डार्क ग्रे कलर का भी आपको वहां पर स्टेम मिलती है। दैट इज द फर्स्ट इज द ब्राउन, डार्क ग्रे और द वुडी स्टेम, वो अवेलेबिलिटी हो सकती है, राइट। और प्री मैच्योरेशन स्टेज में ये ग्रीन कलर की होती है। इट इज 90% केसेस में ग्रीन कलर की होती है। बट चाहे कलर कोई भी हो, जब आप उसको कट करते हैं, जो एक स्टेम है, अलाइव स्टेम जिसे मैं कह सकता हूं, तो वो अंदर से वो बिल्कुल ही ग्रीनिश होती है। बट कई केसेस में वो व्हाइट भी होती है और लाइट ब्राउन कलर की भी आपको अवेलेबल होती है। कौन कौन से कलर की? व्हाइट और लाइट ब्राउन इन कलर, राइट। तो आपको स्टेम का यहां पर कलर समझ में आ गया, राइट, सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। अब फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में।
आइए अब कुछ एक बेसिक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, दो टर्म्स आपको बता रहा हूं, वो थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लीजिएगा। स्टेम बहुत सारे टाइप्स की मिलती है। फ्लेक्सिबल, अब देखिए फ्लेक्सिबल स्टेम क्या होते हैं कि आपने कई बार नोटिस किया होगा, कई फ्लावरिंग प्लांट जब तेज हवा आती है तो पूरे के पूरे मूव करते हैं, लेफ्ट और राइट कहीं पर भी मूव करते हैं, दैट इज कंप्लीट मूवमेंट होती है। जैसे राइट टू लेफ्ट एयर फ्लो है तो वो कंप्लीट फ्लावरिंग प्लांट राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, और लेफ्ट टू राइट है तो लेफ्ट टू राइट वो मूवमेंट करते हैं। अब इन मूवमेंट क्यों होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि प्लांट जो है वो वुडी स्टेम होती है, राइट। अब अगर वो वुडी स्टेम है तो बिल्कुल सख्त होगी, है ना, और अगर बिल्कुल सख्त है तो वो मूवमेंट कैसे करेगी? बट यहां पर हम बात कर रहे हैं किनकी? फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स की जो टाइप्स हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है। क्या अवेलेबल होती है? फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होती है स्टेम में। फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होने का मतलब क्या है कि जो मूवमेंट होती है किस चीज की? पूरे प्लांट की, वो डिपेंड करती है फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। और उस फ्लेक्सिबिलिटी का बेनिफिट क्या है? देखिए, जब कंसीडर कि एक्सट्रीम कंडीशंस में एयर हो या फिर फ्लड हो, ठीक है, अब हैवी एयर चल रहा है, एयर फ्लो हो रही है, अगर वो फ्लेक्सिबल होगा तो वो मूवमेंट कर जाएगा और एयर पासिंग में वो हेल्प करेगी। क्या चीज? स्टेम हेल्प करेगी, उनके लीव से टच होके वो एयर चली जाएगी, ठीक है। लीव्स के लैमिना पार्ट से, लीव्स के किस पार्ट से टच होती है? लैमिना। अब लैमिना को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी तक के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए। जैसे ये एक लीफ है, राइट। जो लीफ का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, मैं थोड़ा सा आपको इसको शेडेड कर रहा हूं। जो ये पार्ट है, इसी पार्ट को क्या कहते हैं? लैमिना कहते हैं, जो कि मेन पार्ट होता है, मेन पत्ता जिसे हम कहते हैं, राइट। और इसको डिटेल में मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, जब लीफ को, जब जैसे मैं अब स्टेम को पढ़ा रहा हूं, ऐसे जब मैं लीफ को कंप्लीट डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको इस लीफ के जो पार्ट्स हैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्या क्या पार्ट हैं। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, उनमें से जो लास्ट होता है वो टोटल लैमिना। आपको ये पता होना चाहिए कि जो लैमिना क्या है, इन पार्ट से जो एयर है वो, बिकॉज दैट जो ये लीफ है ये डायरेक्टली अटैच होते हैं ब्रांचेस से, और ब्रांचेस डायरेक्टली अटैच किससे होती हैं? हमारे स्टेम पार्ट से अटैच होती हैं। और वो स्टेम पार्ट से अटैच होने की वजह से ही जब फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से एक्सट्रीम कंडीशन एयर हो या फ्लड हो तो वो मूवमेंट करती हैं राइट टू लेफ्ट। तो मूवमेंट करने की वजह से ही वो सरवाइव कर सकती हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, राइट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक टर्मिनोलॉजी, एक दो आप याद रख लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या है? जब स्टेम पार्ट में मूवमेंट होती है, राइट, मूवमेंट होती है स्टेम पार्ट में, तो टेंड्रिल्स क्या करता है कि हेल्प करता है टू विद द, जब बर्ड से, जो बर्ड्स अवेलेबल होती हैं, बर्ड से ही डायरेक्टली ये जनरेट होते हैं। जनरेट होने के बाद ये एलोंगेटेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है विद द एक्सिस ऑफ द स्टेम। ऐसे पार्ट को, ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स कहते हैं। आई रिपीट, स्टेम के साथ बर्ड से जो बने हैं, बर्ड से जो निकले हैं, और एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है विद द एक्सिस ऑफ द स्टेम, ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स कहते हैं। इसके अलावा सेम एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है जो फर्दर प्रोसेस करता है विद टेंड्रिल्स के ही साथ, जिसे हम क्या कहते हैं? थॉर्न्स भी कहते हैं, राइट। तो ये एक दो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी, जो स्टेम में आपकी इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको स्टेम का कंप्लीट रिवाइज करवा देता हूं, अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया है। और ये आपका 3 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, और एक 1 मार्क्स में आपसे टेंड्रिल्स की, थॉर्न्स की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है टेंड्रिल्स और थॉर्न्स क्या क्या है। अभी तक हमने डिस्कस किया मॉर्फोलॉजी में स्टेम की, कि स्टेम क्या क्या सिग्निफिकेंस क्या है, काम क्या करता है। सबसे पहले होल्डिंग फीचर था इन स्टेम का, होल्ड करता है। किस किस चीज को होल्ड करता है? दोबारा से मैं एक बार लिख देता हूं, नोट कर लीजिएगा। बर्ड्स को, लीव, ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स, राइट। फूड और वाटर की स्टोरेज कैपेबिलिटी अवेलेबल होती है, और प्रोसेस किसको करता है? न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, राइट। उसके बाद कलर हमने पढ़ा। प्री मैच्योरेशन स्टेज में हमारे पास ग्रीन कलर में अवेलेबल होता है, और मैच्योर स्टेज में ब्राउन और ग्रे कलर में या वुडी फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, राइट। उसके बाद हमने स्पेसिफिक एक कैरेक्टरिस्टिक और पढ़ा जो एक्सट्रीम कंडीशन में थे, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी, या फ्लेक्सिबल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा। उसके बाद हमने 2 डेफिनेशन हमने पढ़ी, थॉर्न्स की और टेंड्रिल्स की। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका ये लेक्चर फिनिश होता है। तो ये चीजें आपको, ये बेसिक जो चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए, किस तरह से क्या क्या प्रोसेस करता है और इनका मेन रोल क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। एंड इसी के साथ आपको कहना चाहूंगा, जो हमारा जो YouTube चैनल है प्रोफेसर DR विच, आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि सभी को इससे हेल्प ले सके। बिकॉज दैट ये चैनल इसलिए बनाया गया है क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल्स में प्रॉपरली नहीं जा पा रहे हैं, या फर्दर जिनको अच्छी नॉलेज नहीं मिल पाती है, अच्छे स्कूल्स में नहीं पढ़ पाते हैं, और गरीब बच्चे हैं, और सभी के लिए ये चैनल बेनिफिशियल होगा। बिकॉज ऑफ दैट NCERT बेस्ड 9th 10th 11th 12th की यहाँ पर NCERT बेस्ड सिलेबस के ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी का पूरा सिलेबस अवेलेबल है। सिलेबस में वीडियोस अवेलेबल हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बिकॉज दैट आपके एक शेयर से ही सभी को इसका बेनिफिट मिल सकता है। अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने सीनियर्स को बताइए, अपने जूनियर्स को बताइए। तो फ्रेंड्स,
आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हम फर्दर हम लीव्स के बारे में भी पढ़ेंगे, सीड्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोरोसेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब डिटेल हमें हर एक चीज के बारे में हम अलग अलग पार्ट्स में हम वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।